अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स के बारे में है और साथ ही हम पॉइसन्स और जो लैप्लास इक्वेशन है उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कैपेसिटर्स की तरफ। कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, 2 और मोर कंडक्टर्स होते हैं जिन पे अपोजिट चार्ज होता है। जिस तरह आप लोगों को ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये 2 कंडक्टर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और इनको एक वोल्टेज के साथ, सोर्स वोल्टेज के साथ जोड़ा गया है। तो जो पॉजिटिव प्लेट के साथ है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जो नेगेटिव प्लेट के साथ है उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये दोनों कंडक्टर्स जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं, ये एक कैपेसिटर बना रहा है। अब दोनों पे अपोजिट चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है पॉजिटिव से प्रोड्यूस हो रही है और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पे। तो जो फ्लक्स है वो एक प्लेट पे या एक कंडक्टर पे प्रोड्यूस होंगी और उससे दूसरे कंडक्टर की तरफ जाएंगी और उधर टर्मिनेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इन कंडक्टर्स को नॉर्मली हम प्लेट्स कहते हैं, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो प्लेट्स है इनके दरमियान या तो फ्री स्पेस होता है या कोई डाइलेक्ट्रिक होता है, कोई मीडियम होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है, तो इन दोनों के दरमियान जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के दरमियान। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इक्वेशन में लिखा हुआ है कि V = V1 - V2। जो V1 है उससे माइनस हो रहा है V2 और ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्ड कर रहा है। अब इसको अगर हम देखें तो जो पिछले स्लाइड्स में हमने V के बारे में पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 2 to 1 और 1 to 2। डिपेंड करता है कि आप इनिशियल पॉइंट कौन सा ले रहे हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E.dl, इसके इंटीग्रल के इक्वल होता है वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स या इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान बिल्ड हो रहा है इनके चार्ज की वजह से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है, ये दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास वो E फील्ड है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और dl जिस डायरेक्शन में होंगी ये E फील्ड की लाइंस, तो dl हमारा वही पाथ बना रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंडक्टर 1 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कंडक्टर 2 नेगेटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पे एक और बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जो फील्ड होती है ये E फील्ड, ये हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है। अगर आप लोग ये वाला सरफेस लेते हैं तो इससे जो लाइंस निकल रही है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला सरफेस आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी E फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द प्लेट्स। अब आते हैं कैपेसिटेंस की तरफ। कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, ये एक रेशो है। रेशो किन दो वैल्यूज़ का है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ऑन वन ऑफ द प्लेट्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। किसी एक प्लेट का जो चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान जो 2 प्लेट्स हैं उन दोनों के दरमियान हमारे पास जो
वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों का रेशो हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है। अगर गॉसेस लॉ के रिस्पेक्ट से हम देखें, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, क्यू हमारे पास एप्सिलॉन इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज्ड पाथ, और ये कौन सा पाथ है जो इस डी एस या सरफेस को इनक्लोज कर रहा है, डिवाइडेड बाय वी। वी हमारे पास क्या होता है, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने देखा कि वी हमारे पास इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एल होता है। अब कैपेसिटेंस जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कैपेसिटर्स की, और इसको हम मेजर करते हैं फैराड में। अब इसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या है कि हम किसी भी दो कंडक्टर्स के लिए पहले चार्ज Q को एज्यूम करते हैं, या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर उससे हम क्या करते हैं, V को हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q। और ये हम कैसे फाइंड करेंगे, गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए ये फाइंड करेंगे। अब इस मेथड को जो हम चार्जिंग प्लेट्स का चार्ज लेके उससे कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, इनमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप्स क्या है कि चूज़ अ सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने पहले तो क्या करना है कि एक सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चूज़ करना है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो किस शेप का है, उसके प्लेट्स जो हैं वो किस शेप के हैं, तो उसको देखते हुए हम देखेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमें सूटेबल पड़ रहा है। अगर हमारा जो कैपेसिटर है वो रेक्टेंगुलर टाइप का है तो हम रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यूज़ करेंगे। अगर हमारा जो कैपेसिटर है वो किसी सिलेंड्रिकल शेप का है तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से हमारा जो कैपेसिटर है वो ज़्यादा सूटेबल मेजरमेंट्स दे रहा है तो हम उसके लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि चूज़ अ सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड स्टेप क्या है कि लेट द टू कंडक्टिंग प्लेट्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये तो सिंपल सी बात है कि कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स होते हैं उन पे अपोजिट चार्ज होता है, तो एक पे अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमने ये चार्ज देख लेना है कि चार्ज क्या है। फिर उस चार्ज को से हम कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ, ये इनमें से दोनों यूज़ करते हुए ई फाइंड करेंगे, और फिर कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ से ही हम ई से वी को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि जो सी है हम उस क्यू हमारे पास आ गया, वी भी हमारे पास आ गया, तो जो सी है जो कैपेसिटेंस है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, और वो इक्वल है क्यू डिवाइडेड बाय वी, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इस कैपेसिटेंस को फाइंड करने के जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं इसको हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैपेसिटेंस को किस तरह फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर को हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि ये यूज़फुल होता है जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में, या इवन अगर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस को भी देखें तो उसमें भी ये एप्लीकेबल है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे ये जो EMT का कोर्स है इसमें इसको हम पढ़ते इसलिए है कि ये इसके जो रूल्स हैं, इसके जो लॉज हैं, इसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं और जो एंटीना डिज़ाइन होता है उसमें ये यूज़ होते हैं। तो इसको हम कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट से देखेंगे कि
ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं या दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के जो पैरेलल हैं एक दूसरे की, ये असल में दो वायर्स हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चार्ज की क्या पोजीशन होगी और कैपेसिटेंस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो प्लेट्स गिवन हैं। सपोज दैट ईच ऑफ द प्लेट हैज़ एन एरिया एस एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। मतलब इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो एस है, इस प्लेट का एरिया भी एस है, इस प्लेट का एरिया भी एस है, और यहाँ इस प्लेट से इस प्लेट तक जो डिस्टेंस है वो क्या बन रहा है, डी बन रहा है। अब चार्ज 1 प्लेट नंबर 1 पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये जो 1 नंबर प्लेट है, और 2 नंबर प्लेट पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी जिसको हम कहते हैं वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय S, चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लेट के सरफेस पे चार्ज लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे और उस चार्ज को डिवाइड करेंगे हम उस प्लेट के सरफेस पे। मज़ीद हम देखते हैं कि जो हमारे पास D है वो किसके इक्वल होता है, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के। इस D रो S, रो V, रो L को जनरली हम डिनोट करते हैं D से, इसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब अगर इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है, जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, उसमें कोई होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक पड़ा है। होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक उसको कहते हैं जिसकी परमिटिविटी हर जगह पे सेम हो। तो अगर वो होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक है और उसकी परमिटिविटी हर जगह पे एप्सिलॉन है, तो हमारे पास जो D है वो तो इक्वल हो गया रो S के। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है। दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या बन रहा है, x एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया ax। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम E की वैल्यू निकालते हैं। E हमारे पास दरअसल क्या होता है, जो इस D को हम एप्सिलॉन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास E निकल आता है। तो D की वैल्यू हमारे पास ये है, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन से, परमिटिविटी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब ये रो S हमारे पास यहाँ पे इक्वल है Q डिवाइडेड बाय S के, तो E इज़ इक्वल टू माइनस Q डिवाइडेड बाय S, और नीचे जो एप्सिलॉन पहले से था वो यहाँ पे आ गया। अब V हमारे पास क्या है, जिस तरह पिछली स्लाइड में देखा वो है 2 से 1 तक E डॉट dl। तो E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ये E की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, और अब 2 और 1 जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगी। यहाँ पे लिमिट्स क्या है, डिस्टेंस है हमारा 0 टू D, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू D। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास, और उसमें फिर लिमिट्स पुट करें, तो हमारे पास आ जाएगा QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन S। अब अगर हम कैपेसिटेंस इससे निकालना चाहें, V की वैल्यू हमारे पास आ गई, और कैपेसिटेंस है हमारे पास Q डिवाइडेड बाय V। तो Q डिवाइडेड बाय V की ये वैल्यू, इसको हम डिवीजन में लिखेंगे Q के, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन S डिवाइडेड बाय D, और जो Q था वो Q के साथ कैंसिल हो गया, और ये जो टर्म थी D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन S, ये डिवीजन में आ रही थी, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हम इसको लिखेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन S डिवाइडेड बाय D।
तो ये था हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उनकी कैपेसिटेंस हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। मेथड हमारा वही है जो स्टेप्स हमने पढ़े थे। अब आते हैं जो स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर होती है वो क्या होती है, 1/2 CV²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि V को हम लिखेंगे Q की टर्म्स में। पहले हम इसको किस तरह लिखते हैं, C को हम लिख लेते हैं Q डिवाइडेड बाय V। तो यहाँ पे Q आ गया। अब V को हम किस तरह लिखते हैं, जो Q की टर्म्स में लिखेंगे। तो V हमारे पास क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय C। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, Q² डिवाइडेड बाय 2C। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है उसके 3 फॉर्म्स आ गए। CV के टर्म्स में भी है, QV के टर्म्स में भी है और QC के टर्म्स में भी है। तो अगर हमें कोई से भी 2 वैल्यूज़ गिवन हो Q, V और C में, तो हम स्टोर्ड एनर्जी इन अ कैपेसिटर फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की तरफ, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कोएक्सियल केबल, जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होती है कम्युनिकेशन के लिए। कोएक्सियल केबल, उसको हम देख लेते हैं उसमें कैपेसिटेंस की क्या पोजीशन होती है। तो ये एक कोएक्सियल केबल दिया हुआ है जो कि एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना रहा है। इसका जो लेंथ है इस केबल का वो L है, और इसमें एक इनर कंडक्टर है जिसका रेडियस हमारे पास A है, और एक आउटर कंडक्टर है जिसका रेडियस हमारे पास क्या बन रहा है, B। तो ये इनर रेडियस हो गया, ये आउटर रेडियस हो गया। अब ये कंडक्टर 1 है या प्लेट 1 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्लेट 2 जो इसको इनक्लोज कर रहा है इस 1 को के अराउंड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन है। तो गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, चार्ज फाइंड करेंगे। चार्ज की वैल्यू गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग है एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस E.ds। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये ओवर अ क्लोज्ड पाथ 0 to 2 पाई इंटीग्रेट होगा, और इसकी जो सरफेस इसका बन रहा है वो क्या है, हमारे पास रो जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का रो होता है वो हमारे पास इसका रेडियस होता है। तो ये रो की डायरेक्शन में है दोनों रेडियस। तो रो इंटू L ये हमारे पास क्या बना रहा है, एरिया बना रहा है, और इसको 0 to 2 पाई इस सर्कल के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बन जाएगा एप्सिलॉन E रो 2 पाई रो L। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका चार्ज आ गया किसी भी एक प्लेट का। अब इससे अगर हम E की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगी, ये E हम इस साइड पे रहने देंगे, इन सारे जो क्वांटिटीज़ हैं इसको डिवीज़न में इधर लेके आएंगे। तो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन रो L, और जो इसका यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ये जो फील्ड है ये या तो A से B की तरफ होगा या B से A की तरफ होगा। तो हमारे पास ये रो की डायरेक्शन में बन रहा है। ये सेंटर से जब हम इसके सरफेस की तरफ आते हैं, आउटर सरफेस की तरफ, तो ये रो का डायरेक्शन बन रहा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का रो जो होता है। तो ये ए रो का यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। अब V हम इस E से कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इधर हमारे पास लिमिट क्या होंगी, रो की होंगी, रो की डायरेक्शन में होंगी, और वो क्या है, B से हम A की तरफ जा रहे हैं।
इधर से हम ए की तरफ जाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी ये आ जाएगी। ये q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन रो एल ए रो, ये हमारे पास वैल्यू है किस चीज़ का, e का। और डी रो ए रो हमारे पास डी एल बन रहा है, पाथ जो पहले भी हमने पढ़ा कि ई की डायरेक्शन इस पाथ के अलॉन्ग है, तो हमारे पास ये जो पाथ है ये डी रो के अलॉन्ग है, डी रो ए रो। तो ए रो और ए रो का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। बाकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ रो, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी एल एन ऑफ रो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट निकल आएंगी। अब इस एल एन ऑफ रो में हम ये लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ बी माइनस एल एन ऑफ ए। यहाँ पे आप लोग एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी लिखेंगे, लेकिन साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये एल एन ऑफ बी माइनस एल एन ऑफ ए बन जाएगा, और लॉग रूल के तहत माइनस को हम डिवीजन में लिख सकते हैं, तो ये एल एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू, और ये हमारे पास है q। अब इस v और q से हम क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस। c इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई v। तो इस v को अगर हम इस q को अगर हम इस v से डिवाइड करें तो हमारे पास ये q और q कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी, एल एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ ए डिवीजन में आ जाएगा। अब आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की तरफ। तो स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर से बना होता है। कंसंट्रिक मतलब जिसका सेंटर दोनों कंडक्टर्स का सेम हो, ये इसका सेंटर बन रहा है। जो इनर स्फेयर है वो हमारे पास उसका रेडियस a है, और जो आउटर स्फेयर है इसका रेडियस b है। इनर जो सरफेस है या इनर स्फेयर को हम कह लें तो उस पे चार्ज पॉजिटिव लाई कर रहा है, इसको हम सरफेस नंबर 1 कहेंगे या स्फेयर नंबर 1। और जो आउटर सरफेस है इसको हम प्लेट नंबर 2 या सरफेस नंबर 2 या स्फेयर नंबर 2 कहते हैं। इसके जो चार्ज की वैल्यू है वो नेगेटिव है। अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है होमोजीनियस, जिसकी परमिटिविटी हमारे पास है एप्सिलॉन। तो उसी तरह जिस तरह हमने सिलेंड्रिकल के लिए देखा था, पहले हम चार्ज फाइंड करेंगे बाय गॉसेस लॉ। तो चार्ज की वैल्यू अब हमारे पास इस केस में क्या आएगी, एप्सिलॉन। इक्वेशन तो वही सेम है। अब सरफेस हमारे पास क्या बन रहा है, 2 पाई के लिए तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और साथ जो हमारे पास जो एरिया है वो क्या बन रहा है, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या बन रहा है, इसका एरिया बन रहा है। तो ये हमारे पास इसका सरफेस आ गया, और ये इंटीग्रल हम 2 पाई के लिए करें तो 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास इसकी सरफेस, पूरा जो सरफेस है इसकी वैल्यू आ गई। अब इससे हम E की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर हमारे पास आ गया E की वैल्यू। इसको अगर आप लोग कूलम लॉ से भी देखें तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग भी हमारे पास यही वैल्यू आती है। तो इस E से हम V फाइंड करेंगे तो सेम वही मेथड है, B से A तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन से हमारे पास V की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1 ओवर A माइनस 1 ओवर B आ जाएगा। अब इससे हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई Q डिवाइडेड बाय V। तो Q डिवाइडेड बाय V में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे V की,
तो क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 1/a माइनस 1/b। तो ये हमने तीन जो तरह के कैपेसिटर्स हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या पैरेलल प्लेट्स, इसको हम रेक्टेंगुलर भी कहते हैं, वो कैपेसिटर हमने देख लिए कि उसकी वैल्यू किस तरह, कैपेसिटेंस की, वोल्टेज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, चार्ज की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करते हैं। अब आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में हमें गिवन है अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैज़ रेडियाई A is equal to 1 सेंटीमीटर, B is equal to 2.5 सेंटीमीटर। A हमारे पास जो इनर सिलेंडर का रेडियस था वो है 1 सेंटीमीटर और जो आउटर रेडियस है वो हमारे पास क्या है 2.5 सेंटीमीटर। इफ़ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद इनहोमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक विद ER इज इक्वल टू 10 प्लस रो डिवाइडेड बाय रो, वेयर रो इज इन सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास यहाँ पे केस गिवन है वो इनहोमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है। तो इसके लिए हमारे पास जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट होगी, सिर्फ एप्सिलॉन नहीं होगी। और एप्सिलॉन R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो फाइंड द कैपेसिटेंस पर मीटर ऑफ द कैपेसिटर। अब जो कैपेसिटेंस है पर मीटर, इस कैपेसिटर के पर मीटर पे कितना कैपेसिटेंस बन रहा है तो वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं V, और वो वही मेथड है जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इधर आप लोगों ने देखा होगा उधर एप्सिलॉन था, इधर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R है, क्योंकि ये इनहोमोजेनियस मीडियम है। तो हमारे पास इसके लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, रो L D रो। अब ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है सिवाय रो के, तो इसमें Q की वैल्यू पुट करेंगे और रो को इंटीग्रेशन के अंदर रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे D रो के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है। तो Q को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया और यहाँ पे हम एप्सिलॉन R की वैल्यू पुट करेंगे। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू भी हमारे पास रो की फॉर्म में है, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन से। अब इसको रो और रो कैंसिल हो गया, D रो डिवाइडेड बाय 10 प्लस रो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर रह गया। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे वाले जो 10 प्लस रो है वो उसका क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 10 प्लस रो आ गया। बाकी वैल्यू वही अपनी जगह पे ऊपर से आ रही है। अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे रो की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा ln ऑफ 10 प्लस b डिवाइडेड बाय ln ऑफ 10 प्लस a। तो इसमें अगर हम a और b की वैल्यू पुट करें और l हम चूँकि पर मीटर फाइंड करना चाहते हैं तो पर मीटर के लिए l हम 1 मीटर लेंगे, और हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो ये जो V की वैल्यू है इसको हम Q बाई V में पुट करेंगे तो Q के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रह जाएगी। इसमें हमने L जो है लेंथ इसको 1 मीटर कंसिडर किया हुआ है, तो इधर L शो नहीं हो रहा। बाकी इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है B और A की, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है A1 है, और बाकी जो B की वैल्यू है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसके कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो C आ रहा है इस कैपेसिटर के लिए, इसकी जो पर मीटर कैपेसिटेंस है वो क्या है 434.6 पिकोफेराड पर मीटर। अब अगर टोटल कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है तो हमें इसके लिए
जो कैपेसिटर का लेंथ है वो दरकार होगा। तो लेंथ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में लेंथ होगा, वो मल्टीप्लाई होगा तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आ जाएगा। तो ये है अप्रोच जो हम अपनाएंगे किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए। अब आते हैं पॉइसन्स एंड लैप्लास इक्वेशन की तरफ। तो अगर हम गॉसेस लॉ की तरफ जाएं तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डेल डॉट डी है वो इक्वल है डेल डॉट ई इंटू एप्सिलॉन। डी की जगह हमने क्या लगा दिया, एप्सिलॉन इंटू ई, और ये हमारे पास रो वी के इक्वल आता है, जिस तरह पिछले स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था। अब ई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो क्या है, माइनस डेल वी। तो ये वैल्यू अगर हम इधर ई की जगह पुट करेंगे इस ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास डेल डॉट माइनस एप्सिलॉन डेल वी इज इक्वल टू रो वी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस माइनस एप्सिलॉन को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा डिवीजन में और साथ माइनस साइन आ गया, और ये जो डेल है ये डेल के साथ मल्टीप्लाई होके डेल स्क्वायर बन जाएगा। तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो वी माइनस रो वी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को हम पॉइसन्स इक्वेशन कहते हैं। अब इसी पॉइसन्स इक्वेशन का एक स्पेशल केस होता है जिसमें हमारे पास ये जो रो वी है, जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो अगर ज़ीरो हो तो ये डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। इस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू ज़ीरो को हम लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन जो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिफरेंट फॉर्म्स बन रहे हैं जो यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। अब अगर हम पॉइसन्स इक्वेशन के ये तीनों फॉर्म लिखना चाहें तो यहाँ पे ज़ीरो की जगह माइनस रो वी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यही सेम जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैप्लास इक्वेशन लिखे हैं, यही डिफरेंट फॉर्म्स जो है हम पॉइसन्स के लिए भी लिख सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ये ज़ीरो रिप्लेस हो जाएगा रो वी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और साथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे माइनस रो वी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन लगाएंगे तीनों फॉर्म्स में, तो ये पॉइसन्स इक्वेशन के तीनों फॉर्म्स बन जाएंगे। अब इससे रिलेटेड और कैपेसिटेंस से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें v की वैल्यू गिवन है 2xy स्क्वायर z क्यूब एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट की इक्वल है। गिवन पॉइंट p 1, 2, -1 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट गिवन है और हमें कहा गया है कि फाइंड जो a पार्ट है v एट p। जो ये v की वैल्यू है इसको हमने कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। फिर इसी पॉइंट पे हमने E की वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसी पॉइंट पे हमने रो v की वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। फिर D पार्ट में हमने ये वेरीफाई करना है कि ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये जो v वेक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम A पार्ट की तरफ आते हैं, तो उसमें हमने इस v को कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए ये हमें x y z की वैल्यू गिवन है, इसको इधर v की इक्वेशन में लगाएंगे। x y z की जगह यहाँ पे 1, x की जगह 1 आ जाएगा, y स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर हो जाएगा और z क्यूब की जगह -1 क्यूब हो जाएगा।
और साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास -8 वोल्ट आएगा V एट P। V ऑफ P मतलब इसका क्या है कि V एट पॉइंट P हमारे पास -8 वोल्ट आ गया। अब E को अगर हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले हम E की इक्वेशन निकालेंगे। हमारे पास V की इक्वेशन गिवन है, तो E अगर हमने इससे कैलकुलेट करना है तो -del करेंगे। तो -del का मतलब ये है कि हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास ये x है तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ax वाला कंपोनेंट है वो x हमने डेरिवेट कर लिया, बाकी चीज़ें कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और ये -7 इधर लगे। फिर इसी v को हम y के रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो x और z को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और y स्क्वायर है तो इसको डेरिवेट करेंगे, तो ये पावर इधर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका पावर फिर रिड्यूस बाय 1 हो जाएगा, 2 - 1। तो ये पावर जो है यहाँ पे 1 रह गया और वो जो इसका पावर है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई 2/2 यहाँ पे 4 आ गया। 4xyz³ ये इसका y कंपोनेंट आता है। इसी को हम z के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेंगे तो हमारे पास ये z का जो पावर है ये 3, ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 बना रहा होगा और बाकी x y स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट होंगी तो उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे और इसका जो z का पावर है ये इससे -1 करेंगे तो यहाँ पे z स्क्वायर आ जाएगा, ये z कंपोनेंट आ गया। E की हमने इक्वेशन निकाल ली। अब हमने जस्ट E को कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे। तो जिस तरह V में हमने उसके इक्वेशन में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमने पुट की थी, इसी तरह E में भी इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो E की वैल्यू आ जाएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 8ax + 8ay - 24az वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P आ गई। अब हमने रो V की वैल्यू निकालनी है P पे। तो रो V हमारे पास क्या है, डेल डॉट D, और डेल डॉट D इक्वल है -ε0 del स्क्वायर V, जिस तरह हमने उसमें देखा था लैप्लास और पॉइसन्स इक्वेशन में। तो पॉइसन्स इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है डेल स्क्वायर V = -ρV ε, वहाँ पे क्वेश्चन में ε0 है। तो अगर हम रो V की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो -ε को हम इधर ले आएंगे तो वही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, -ε0 डेल स्क्वायर V। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इसका एक डेरिवेटिव तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डेल V। इस E वाले इक्वेशन के जो कि हमारे पास डेल V है, इसको हम दोबारा क्या करेंगे, एक दफ़ा और इस पे डेल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। मतलब एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे हर एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई रो V की। अब इस पे इसकी जो हम वैल्यू पुट करेंगे P की, तो हमारे पास जो रो V एट P है वो आ जाएगी। इसमें जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो रो V हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है। तो हमारा जो D पार्ट है उसमें कहा है कि does V satisfy Laplace's इक्वेशन। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखना है कि रो V ज़ीरो आता है कि नहीं, क्योंकि पिछले स्लाइड में अगर हम जाए तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि Laplace's इक्वेशन
एक स्पेशल केस के लिए आता है जब हमारे पास रो वी ज़ीरो हो। तो हमने देखना ये है कि रो वी यहाँ पे ज़ीरो आता है कि नहीं। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो रो वी की वैल्यू है वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये वी वाला जो इक्वेशन है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो रो वी की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं आ रही, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है।